तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार एक खबर सुर्खियों में बनी हुई थी और इस खबर को लेकर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी वो भी कायदे से गर्म थी, क्योंकि चुनाव का टाइम है, एक साल में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे हाल में फिर जातिगत जो तरह से संरूप होता है उसको पार्टीज बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सुल्तानपुर में घटना हो जाती है डकैती की। अब दुकान, लगभग हजारों दुकानों के बीच में वो दुकान, और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, आने के बाद बाइक से उतरते हैं, उसके बाद गन निकालते हैं, दुकान के अंदर जाते ही फौरन गन तान देते हैं, उसके बाद बंदूक की नोक पे उस दुकान के तमाम सामानों को लूटते हैं। एक शख्स बेचारा जो फ़ोन पे बात कर रहा था उसको पीटते भी हैं। पीटने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी घटना थी कि लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल था। सवाल होने के बाद फिर पुलिस की धज्जियां उड़ने लगी। लोगों ने कहा कि भाई पुलिस कैसे काम कर रही है, शहर के बीचों बीच 1000 दुकान वाली जगहों पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो शहर और देश, राज्य कहाँ से सुरक्षित है। तो मामला इतना बड़ा था, लगभग 2.5-3 करोड़ की जो डकैती हुई थी, उसको सुलझाने के लिए फिर एसटीएफ का गठन किया गया। एसटीएफ के गठन के बाद एक एनकाउंटर होता है, और ये एनकाउंटर होता है मंगेश यादव का। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर होता है तो वहाँ पे फिर राजनीति गर्माती है, क्योंकि मंगेश के साथ एक सरनेम लगा था, यादव। इसी के बाद से ये सवाल उठाया जाने लगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो ठाकुर हैं। तो ऐसे हाल में उन्होंने तमाम ठाकुरों को छोड़ दिया और मंगेश यादव को मार दिया। अब इसको लेके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने सवाल उठाए, तरह तरह के आरोप लगाए। एसटीएफ का फुल फॉर्म भी उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स बना दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के पीछे कई तरह के सवाल उठे। मंगेश यादव की बहन ने यहाँ तक कह दिया कि जो मेरा भाई था वो घर पे ही मौजूद था, पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद उसको उठा के लेके जाते हैं। और 28 तारीख यानी 28 अगस्त जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन जो मेरा भाई था वो तो घर पे मौजूद था। यानी डकैती मेरे भाई ने डाली नहीं, छोटी मोटी चोरी के आरोप उसके ऊपर लगे। उसी के हिसाब से पुलिस वालों ने देखा कि गरीब घर का लड़का है, जाति का यादव है, तो उसको उठाओ और उठाने के बाद ठोक दो। ये आरोप मंगेश यादव की जो बहन प्रिंसी है जब उन्होंने लगाई, तो उसके बाद से कुछ और वीडियोस वायरल हुए, जिस वीडियो में ये दावा किया गया कि जो पुलिस है वो मंगेश यादव के घर इस घटना के फौरन बाद भी पूछताछ करने गई थी। और जब बहन और माँ से पूछा गया तो बहन और माँ ने कहा कि जो हमारा भाई है वो बाहर गया है मुंबई कमाने। वही बहन कुछ टाइम बाद कहती है कि घर पे मौजूद था, वही बहन कुछ टाइम पहले कह रही थी कि मुंबई कमाने गया था। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि हाँ, जो अपराधी होते हैं उनके घर वाले भी उनको पालते हैं, पोसते हैं, पनाह देते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता होता है। कोई बुरा हो चाहे भला हो, अपना अपना होता है। सगे संबंधियों को बचाने की तमाम कोशिशें की जाती है। ये तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कई तरह के उठे कि मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों हुआ। उसका एनकाउंटर इसलिए हुआ चूंकि वो यादव था। लगभग कई दिन गुजर गए। 5 तारीख को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, 5 सितंबर को। लगभग 5 सितंबर से आप जोड़िए तो 5, 15, 10 दिन और इधर 7 दिन, 17 दिन लगभग गुजर गए। 17 दिन बाद एक दूसरी खबर आती है। दूसरी खबर निकल के सामने आती है कि इस पूरे लूटपाट में एक और शख्स जो शामिल था, जिसे विपिन सिंह, जो इस पूरे लूटपाट का मास्टरमाइंड था, उसका बड़ा करीबी माना जाता है, अनुज प्रताप सिंह, उसका एनकाउंटर हो गया। अब जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर को लेके भी अलग अलग पहलू हैं और अलग अलग सवाल हैं। और इसमें मैंने कुछ लोगों से बात की, चूँकि मेरे ज़िले का मामला है तो मैं गया था कुछ आला दर्जे के ऑफिसरों के पास बातचीत करने, तो कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। अब उस हिसाब से तमाम चीज़ें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। तो पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एनकाउंटर हुआ और कहाँ से जाति का एंगल आया। दरअसल अनुज प्रताप सिंह विपिन सिंह का बड़ा करीबी है। विपिन सिंह जिसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, लूटपाट, रंगदारी, आर्म एक्ट। विपिन सिंह के साथ उसने सूरत में भी एक डकैती की थी, जिसको लेके मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। अब न जाने कब फैसला आएगा। तो एक तो वो मामला, वहां पे कुछ खास हुआ नहीं, पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो फिर इन लोगों का हौसला बढ़ा। हौसला बढ़ने के बाद इन्होंने कहा कि अब कहाँ लूटपाट की जाए। तो पता चला कि ज़्यादातर पुलिस और न्यूज़ के नक्शे में एक शहर जो गायब रहता है, अब अमेठी है, तो अमेठी अक्सर राहुल गांधी और स्मृति की वजह से चर्चा में रहता है। अयोध्या चर्चा में है ही, तो फिर बचा क्या? तो बचा सुल्तानपुर। तो ये हुआ कि सुल्तानपुर में डालो
यहाँ पे दुकानें भी ठीक ठाक हैं, कई करोड़ के सामान रखते हैं, सुल्तानपुर काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो यहाँ पे डालो। इसके बाद इन्होंने 2 बार रेकी करनी शुरू की कि कहाँ डालें। तो तमाम रेकी करने के बाद फाइनल हुआ कि भरत की दुकान पे डालो, भरत सोनी के। इसके बाद फिर इन्होंने टीम बनाई, उसमें कई लोग शामिल हुए, जैसे मंगेश यादव था, विवेक सिंह, विनय, अरविंद, दुर्गेश, अजय यादव, अनुज प्रताप, फुरकान, ये तमाम लोग शामिल हुए, अरबाज, अंकित, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया। शामिल करने के बाद ये हुआ कि अब प्लान कैसे बनाया जाए। तो प्लान ये बना कि कुछ लोग दुकान के अंदर जाएंगे, कुछ बाहर मोर्चा संभाले रहेंगे और कुछ शहर के बाहर बैकअप के लिए तैयार रहेंगे। तो 28 तारीख को सुबह 5 लोग दुकान के अंदर जाते हैं। इनमें से एक जो व्हाइट शर्ट में था वो अनुज प्रताप सिंह था। व्हाइट शर्ट में अनुज प्रताप सिंह, स्काई ब्लू कलर के जो शर्ट था उसमें मंगेश यादव, ब्लैक कलर की शर्ट में फुरकान, एक अरबाज अंदर जाता है, एक अंकित। 5 लोग अंदर जाते हैं। इसमें से फुरकान था, अनुज, अरबाज, मंगेश और अंकित। 5 लोग अंदर गए, विपिन सिंह बाहर था मोर्चा संभाले हुए। उसके बाद लूटपाट कुछ मिनटों में हो जाती है। लूटपाट करने के बाद ये लोग भागते हैं। भागने के बाद अलग अलग जगहों पे जाते हैं। इसी बीच खबर लगती है कि कुछ लोग अलग अलग जगहों पे हैं, उनका कुछ लोकेशन ठिकाना लगता है। तो कुछ के पैरों में गोली मारी जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसी बीच मंगेश यादव के बारे में जब पता चलता है कि मंगेश यादव की भी कुछ सूचना मिली है, तो फिर उसको पकड़ने जाते हैं। तो पुलिस की अपनी एक थ्योरी है कि खासकर एसटीएफ की, कि वो सामने आया, उसके बाद उसने बचने की कोशिश की, गोली चलाई, हमने भी गोली चलाई, उसके बाद मर गया। इसके बाद धरपकड़ चालू रही। 5 तारीख को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। 11 तारीख को 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से विवेक, विनय, अरविंद और दुर्गेश। 20 तारीख को फिर एक एनकाउंटर होता है, अभी 3 दिन पहले, अजय यादव का, जिसमें अजय यादव घायल होता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। और 23 तारीख को फिर पता चलता है कि जो अनुज प्रताप सिंह है वो उन्नाव में छुपा बैठा है, और उन्नाव में एक जगह है अचलगंज, वहां से वो निकलेगा किसी के पास। तो एसटीएफ की टीम को जब सूचना मिली तो उसने उन्नाव पुलिस से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद जाते हैं, घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी करने के बाद फिर अनुज प्रताप सिंह आता है। आने के बाद फिर घेराबंदी को देखता है, तो देखने के बाद फौरन सामने वाले से कहता है कि अरे ये तो पुलिस है और एसटीएफ है, ये हमें मार देंगे। तो इससे पहले कि ये मारे हम लोग फायर करते हैं, फायर करके भाग चलते हैं। इतना कहने के बाद अनुज प्रताप सिंह और उसका साथी दोनों गन निकालते हैं, फायर करते हैं। इधर के एक कमांडो को गोली लगती है, गोली सीने में लगती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, तो गोली उस बुलेट प्रूफ जैकेट पे धंस जाती है, अंदर कोई गहरा इंपैक्ट नहीं डालती। इसके बाद इधर से काउंटर फायर होता है, गोली सीधा सीधा जो अनुज प्रताप सिंह था उसे लगती है। दूसरा साथी भागने में कामयाब, हर बार की तरह यही एक थ्योरी है। इसके बाद अगले दिन बता दिया जाता है, यानी आज, कि जो अनुज प्रताप सिंह है उसे मार दिया गया। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो फिर लोगों ने फिर प्रतिक्रिया दी। अनुज प्रताप सिंह के जो फादर थे उन्होंने भी कहा कि हमारे बेटे का फर्जी एनकाउंटर हुआ है, और इस एनकाउंटर को करवाने के पीछे अखिलेश यादव का हाथ है, क्योंकि उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि केवल यादव का एनकाउंटर होता है। तो जो सरकार है उसने बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर को भी मार दिया। तो ये एनकाउंटर दबाव में किया गया, बल्कि हमारा बेटा तो सरेंडर भी कर सकता था और सुधरने का उसे मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि छोटा मोटा आरोप है, 1-2 बार उसके ऊपर डकैती का आरोप है। पिता ने ये लाइन बोली। जो बहन थे उन्होंने बोला कि हमारे भाई को फर्जी मारा गया है, हमारा भाई तो सीधा साधा था, पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था, वो तो सरकार ने जानबूझ के मारा ताकि कुछ यादव का नाम खराब हो रहा था, तो इसमें कुछ ठाकुर का नाम खराब हो और सरकार ये दिखा सके कि वो ठाकुर और यादव में कोई फर्क नहीं करता। अब ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी तो फिर मुझे लगा कि एक बार पुलिस से भी बात करनी चाहिए, खासकर जो थोड़ा सीनियर रैंक के हैं उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। तो उनसे जब मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें आप रिकॉर्ड पे मत रखिएगा, तो नाम उनका मैं नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने एक बात बताई और बहुत गुप्त बात बताई। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। इससे काफ़ी महीने पहले सुल्तानपुर जिले में एक और एनकाउंटर हुआ था, और एनकाउंटर एक ब्राह्मण का था, विनोद उपाध्याय। विनोद उपाध्याय का जब एनकाउंटर हुआ तो इसको कोई भी मीडिया कवरेज नहीं मिली, क्योंकि इसमें कोई जातिगत समीकरण बन नहीं रहा था। 5 जनवरी को सुल्तानपुर जिले में एक और एनकाउंटर हुआ था विनोद उपाध्याय का, जिसको ना ही किसी मीडिया वाले ने कवर किया, इवन मैं खुद बताऊं मुझे भी नहीं सूचना थी, ना ही कोई पोस्ट हुआ, ना ही किसी पॉलिटिशियन ने उस पर कुछ कहा, क्योंकि उसमें जातिगत समीकरण बन नहीं रहा था। लेकिन जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो उस पर फिर जाति का खेल हुआ।
उस खेल को बैलेंस करने के लिए अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनुज प्रताप सिंह को मारा जा रहा, मार दिया गया। चूंकि अनुज प्रताप सिंह ठाकुर है, तो सरकार अगर ये दिखा ले जाए कि हमने एक यादव मारा, एक ठाकुर मारा, तो ऐसे हाल में फिर सवाल नहीं उठ पाएंगे। और एक सवाल जो अब कायदे से उठ रहा है, जो एक न्यूज़ वाले को उठाना चाहिए, हालांकि उन चीज़ों पे अभी न्यूज़ वाले नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाना चाहिए। मंगेश यादव के एनकाउंटर और अनुज प्रताप सिंह के यादव, जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर था, उसको लेके अगर हम कुछ चीज़ें चेक करें, कुछ फैक्ट चेक करें, तो कई चीज़ें आपको बदली नजर आएंगी। मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ तो बाकायदा एक तस्वीर वायरल की गई थी। अब जब तस्वीर वायरल की गई तो फिर उस तस्वीर में कमी निकाली गई कि भैया आपके जो डीके शाही साहब हैं, जो एनकाउंटर को लीड कर रहे थे, वो एक क्रॉक्स में क्यों थे, एक चप्पल में क्यों थे? और ऐसा चप्पल जो आराम से आदमी सोने के लिए पहनता है कि हाँ घर में बस सोना और सोने से वॉशरूम जाना, डाइनिंग टेबल तक जाना, भाग दौड़ वाला चप्पल नहीं था। तो एक आदमी जो एनकाउंटर करने जा रहा है या फिर एक डकैत से भिड़ने जा रहा है, वो चप्पल में क्यों था? और ऐसी ऊटपटांग वेशभूषा कि ना बुलेट प्रूफ जैकेट ना कुछ। तो मंगेश यादव के केस में एक तस्वीर वायरल हुई, अनुज प्रताप सिंह में कोई तस्वीर नहीं मिली। मंगेश यादव केस में एक दो नाम बहुत तेजी के साथ निकल के सामने आए, जैसे डीके शाही। ये कहा गया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लीड किया। शायद शुरू में उन्हें लगा कि बड़ी तवज्जो मिलेगी, बड़ा नाम होगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। दूसरे मामले में एसटीएफ ने बड़ी चतुराई से किसी का नाम नहीं लिया और ये भी नहीं बताया कि हमने किसको लीड करने दिया या फिर लीड कौन कर रहा था। हाँ, जिसको गोली लगी उसका नाम कोई वर्मा करके साहब थे, कमांडो थे, उनको गोली लग गई, सीने में गोली लगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हॉस्पिटल में गए थे, चुपचाप खड़े थे, न्यूज़ वाले उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बताया कि सामने से उसने गोली मारी, फिर इधर से हमने गोली मारी। इस बार कोई तस्वीर नहीं वायरल हुई। हर बार सोना दिखा देते थे कि थोड़ा सा सोना मिला, इस बार सोने के बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा। साथ ही फिर बाइक का जिक्र नहीं हो रहा कि बाइक चोरी की थी या फिर क्या थी, क्योंकि जो जो चीज़ें उस एनकाउंटर में थी सेम चीज़ें इस एनकाउंटर में। लेकिन एसटीएफ और पुलिस ने इस बार कहा कि भैया अपना मुंह मत खोलो, क्योंकि हम मुंह खोलेंगे कहीं ना कहीं हमारी कमी निकलेगी, हमारा लूपहोल निकलेगा। तो ऐसे हाल में फिर सवाल उठेंगे, तो इससे अच्छा है कि कम से कम जानकारी दो, बस इतना बताओ कि एनकाउंटर हो गया। तो क्या था क्या नहीं था, इस एनकाउंटर के बारे में एसटीएफ ने ना कोई तस्वीर जाहिर की, ना ही कोई चीज़ जाहिर की, बस बता दिया कि एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब इस पर बड़ा सवाल जो उठ रहा है, और मैंने बयान सुने तमाम नेताओं के। पहले बयान में ये कहा गया कि अनुज प्रताप को भी मारा जा सकता है, बहुत पहले भी अनुज प्रताप की सिस्टर ने ये लाइन बोली थी। लेकिन जब उन्हें पता था कि मारा जा सकता है, और ऐसा नहीं था कि अनुज प्रताप कोई कॉलेज का स्टूडेंट था, पढ़ने लिखने वाला था, पुलिस ने फर्जी फंसा लिया था। दो मामलों में वो नामजद था, एक सूरत वाले डकैती कांड में, एक कहीं और सुल्तानपुर में ही। तो जितना महिमा मंडन लोग करते हैं कि हाँ ये सभ्य थे, ऐसे थे वैसे थे, आई डोंट थिंक कि इतने अच्छे थे जितना उनको बताया जा रहा। हाँ, जिसके परिवार के होंगे वो बताएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे अभी कुछ लोग फरार हैं, जैसे फुरकान फरार है, अंकित फरार है, अरबाज फरार है। अगर इन्हें इतना ही डर है कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, तो कायदे से ये भी किसी कोर्ट में सरेंडर कर दे, भाग के किसी मीडिया हाउस में पहुंच जाएं, बता दें कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लाइव कैमरे पे करवा लें, तब तो एनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन फिर वही सवाल होता है कि पुलिस वाले इनको उठा के रखे हैं और उठाने के बाद इनका एनकाउंटर कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर उसमें भी कई तरह के लूप होल है कि परिवार वाले पहले ही वीडियो में कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, वो मुंबई गया है, कमाने गया है। तो ये झूठ क्यों? पहले दिन अगर पुलिस वाले अगर उनको उठा के ले गए घर से ही, तो फिर मीडिया के सामने पहले ही परिवार वाले क्यों नहीं कहते कि हमारे बच्चे को उठा लिया गया? जब पूछताछ होती शुरुआत में तो पहले ये बताते हैं कि हमारा बच्चा मुंबई कमाने गया या फिर सूरत गया या फिर कहीं और गया। जब एनकाउंटर हो जाता है फिर बताते हैं कि हमारा बच्चा तो घर पे ही था, इसको पकड़ ले गए, उठा के एनकाउंटर कर दिया। फिर बताते हैं कि हमारा बच्चा कोई अपराधी नहीं था। फिर जब चार्जशीट निकल के सामने आती है तो पता चलता है कि हाँ पहले से किसी पे 34 मामले, किसी पे 35 मामले, किसी पे 2 मामले, किसी पे 1 मामले, और छोटे मोटे नहीं, किसी पे डकैती है। डकैती और चोरी में अंतर होता है। डकैती का मतलब ये होता है कि आप किसी का सामान छीनने गए, वो विरोध करेगा, आप उसको मार देंगे, तो पहले तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और अपराधी में जात देखना, अब अनुज प्रताप सिंह ठाकुर था, मंगेश यादव यादव है, इनमें से एक शुक्ला है, एक मुस्लिम है। तो अपराध करते हुए इन्होंने कोई जाति नहीं देखी। किसी ने नहीं कहा कि अगर फुरकान और अरबाज कह देते कि भाई इस्लाम में तो चीज़ें हराम है, हम किसी की छीन के नहीं ले सकते, तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना धर्म नहीं देखा।
अनुज प्रताप सिंह क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। कायदे से ठाकुर का काम रक्षा करना होता है, किसी को परेशान करना नहीं। इसने भी अपनी जाति के गरिमा का ध्यान नहीं रखा। एक यादव साहब थे। यादव का मतलब ही होता है कि सबका पेट भरे फिर खुद खाए, लेकिन वो भी शामिल। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो मांग के लेता है, छीन के नहीं, तो वो भी शामिल थे। लेकिन फिर जब अपराध करने वाली जाति नहीं देखते, पुलिस एनकाउंटर करती है, तो लोग जाति देख के सवाल उठाते हैं कि हमारी जात का क्यों हुआ। तो कायदे से फिर लोग अपनी अपनी जात वाले को रोक दें कि हमारी जैसे मैं ठाकुर हूं तो मैं रोक दूं कि मेरी जात का कोई बदमाश नहीं होगा, कोई गलत ना करे। अगर इस चीज़ पे मेरा कमांड, मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं कैसे ये दावा कर सकता हूं कि कोई ठाकुर है तो उसका इनकाउंटर ना हो, पुलिस उसको ना मारे, बेशक मारे। और अगर ये इनकाउंटर नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में ये देश जंगल बन जाएगा। हालांकि इनकाउंटर का बहुत समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इस कदर किसी अपराधी को मासूम और उसका महिमा मंडन करना भी शायद मेरे ज़मीर के खिलाफ है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग को मेरी बातें गलत लगे। सबके अपने विचार हैं, अपनी डेमोक्रेसी है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, गलत है तो सज़ा मिले। थोड़ी गलती पे ज़्यादा सज़ा मिले तभी ठीक है। जैसे सऊदी का कानून है, चोरी पे हाथ काट दो। अब मानवता के हिसाब से तो वो भी गलत है कि उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो हाथ काट देते हैं इसी वजह से वहाँ चोरी कम होती है। तो अगर यहाँ भी ऐसा कानून हो तो चीज़ें बेहतर हैं। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। और साथ ही ऐसी कहानियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।